नमस्कार। हंसा शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला महाविद्यालय चिवनपुरा की ओर से आप सभी का स्वागत। आज हम सरकार के एक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका का अध्ययन करेंगे। व्यवस्थापिका का अध्ययन करने से पूर्व हम ये जान लें कि सरकार क्या है। सरकार किसे कहते हैं? राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन के द्वारा होती है, राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रयोग जिस संगठन के द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है, उसे सरकार कहा जाता है। तो इस तरह सरकार से हमारा जो अर्थ है वह है कि वे सभी व्यक्ति, वे सभी संस्थाएं, वे सभी साधन जिनके द्वारा राज्य की इच्छा अभिव्यक्त होती है तथा उसे कार्य रूप प्रदान किया जाता है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार के 3 अंग माने जाते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम व्यवस्थापिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। सरकार के तीनों ही अंगों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों अंगों में व्यवस्थापन विभाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापिका ही उन कानूनों का निर्माण करती है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका उनके आधार पर न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरह व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के लिए आधार प्रदान करने का कार्य करती है। इसके साथ ही व्यवस्थापिका या कहें व्यवस्थापन विभाग केवल कानूनों का निर्माण ही नहीं करता, बल्कि प्रशासन की नीतियां भी निश्चित करता है। और संसदीय शासन व्यवस्था में अगर हम देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी व्यवस्थापिका के द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है और ये कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका सरकार के अन्य 2 अंगों से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। व्यवस्थापिका के कार्य अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो व्यवस्थापिका का है वो है विधि निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना है। व्यवस्थापिका विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है, फिर उन पर वाद विवाद किया जाता है, फिर उन्हें स्वीकार करके कानून का रूप दिया जाता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में भी संशोधन कर सकती हैं, उन्हें परिवर्तित भी कर सकती है या उन्हें समाप्त भी कर सकती है। ये सभी अधिकार व्यवस्थापिका के पास हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है वो है संविधान संशोधन का कार्य। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका वहाँ के संविधान में संशोधन का कार्य करती है। यद्यपि अनेक देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य अनेक प्रक्रियाओं के आधार पर संपन्न किया जाता है। हर देश में संशोधन की अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से ही, अर्थात साधारण बहुमत से ही संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन भारत में या अमेरिका में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से अलग है। तो संविधान में संशोधन का कार्य तो व्यवस्थापिका का है। प्रत्येक देश में संशोधन का कार्य व्यवस्थापिका ही संपन्न करती है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है ये हर देश में अलग अलग हो सकती है। विमर्शात्मक कार्य वर्तमान समय में व्यवस्थापिका के लिए
सामान्यतया पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पार्लियामेंट शब्द है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है विचार के लिए सभा। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, स्वार्थों और दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत व स्वतंत्र विचार विनिमय होता है और अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण कहा जाता है। व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का ये कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम कहा जाता है। तो इस तरह लोकमत के दर्पण का कार्य किया जाता है व्यवस्थापिका के द्वारा, और विभिन्न दृष्टिकोणों के, विभिन्न समुदायों और स्वार्थों के जो प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते हैं व्यवस्थापिका में, उनके बीच स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श सदन में होता है। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण का कार्य भी व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य तो करती ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, यह सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका को सर्वोच्च बना देता है। वास्तव में जनता की जो प्रतिनिधि संस्था है व्यवस्थापिका, उसके द्वारा जनता के धन अर्थात हमारे देश की या किसी भी राष्ट्र की जो वित्त व्यवस्था है उस पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक होता है। अपनी इसी शक्ति के कारण व्यवस्थापिका ये निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इस धन को किन जनहितकारी कार्यों पर खर्च किया जाए, ये निर्धारित करने, ये निश्चित करने का अधिकार भी व्यवस्थापिका के पास होता है। प्रशासन पर नियंत्रण का कार्य। यद्यपि व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, लेकिन प्रशासन पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखती है, कुछ नियंत्रण जिसे हम कहें। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी कार्यों का विभाजन हम संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में भिन्न भिन्न रूप से देख सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में अगर हम देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव लाकर, बजट में कटौती कर इत्यादि तरीकों से रखा जाता है। और अंतिम जो शक्ति होती है व्यवस्थापिका के पास, अविश्वास का प्रस्ताव, ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है व्यवस्थापिका के पास, जिसके आधार पर वह कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है, लेकिन सिर्फ संसदीय शासन व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासन पर नियंत्रण की शक्ति का अगर अध्ययन करना चाहें तो अमेरिका, जहाँ की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ पर भी व्यवस्थापिका अर्थात वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस, तो वहाँ पर भी कांग्रेस प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने अधिकार और शक्तियों का उपयोग करती है। जैसे राष्ट्रपति अगर संधि करते हैं किसी अन्य राष्ट्र के साथ या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्तियां की जाती हैं, तो उसके लिए सीनेट, जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है, उसकी स्वीकृति ज़रूरी होती है। दूसरा, सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। इन समितियों का महत्व इस बात से दिखाई देता है कि अमेरिका में इन समितियों को मछली पकड़ने का जाल कहते हैं। और तीसरा जो नियंत्रण का तरीका है वो है, अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है वो युद्ध और शांति की घोषणा करती है। तो इन तीन आधारों पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी
व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त न्याय संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, समितियों और आयोगों की नियुक्ति, जन भावनाओं की अभिव्यक्ति, यह भी व्यवस्थापिका के महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे।